Assalamualaikum viewers, I hope you all are doing great. With another episode of podcast, this is Nausheen Tariq from Smart Hub Construction and Real Estate. हर पॉडकास्ट में हमारी कोशिश होती है कि कुछ सब्सटेंशियल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए आज भी हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे वो इंतहाई सब्सटेंशियल भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर अदील छाटला, सेल लीडरशिप कोच एंड ग्रोथ पार्टनर ऑफ स्मार्ट अप कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। अस्सलाम अदील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड जी, बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अच्छा अदील, इससे पहले कि हम जो है ये सेल लीडरशिप कोच जो इतना एक वास्ट टॉपिक है, मेरे लिए तो ये जो टर्मिनोलॉजी है यही बड़ी न्यू है, इस पर बात करें। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपकी प्रोफेशनल जर्नी क्या रही इन अ नटशेल, अगर आप हमारे साथ शेयर करें। नौशीन, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2012 में और सेल्स में किया। और द फर्स्ट थिंग जो मेरी थी कि मैंने सेल्स नहीं करनी, उसी में मुझे अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा। बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया मैंने सेल्स में, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सेल्स होती क्या है, कैसे की जाती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि अकाउंट्स लेके आने हैं, अकाउंट्स लाने हैं, डिपॉजिट्स लाने हैं। सो ऑफिस में नहीं बैठना और बाहर विजिट्स करने और अकाउंट्स लेके आने हैं। मेरी पहली अप्रोच ये थी कि मैंने देखा कि मेरे सर्कल में मेरे दोस्त कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं। मैं ऑफिस से निकला, उनके ऑफिस में जाके बैठ गया और शाम को आके बता दिया कि ये 4-5 लोग हैं जो जिनके अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। और आज भी ये चीज़ हो रही है, उसमें हम बाद में बात करते हैं। सो यहाँ से जर्नी एक्चुअली शुरू हुई। ये आपको पसंद नहीं था सेल्स करना, लेकिन आपने यहीं से स्टार्ट लिया। डेफिनेटली जब भी सेल्स की बात आती थी तो पहली चीज़ ये आती थी कि कुछ बेचना है किसी को जाके, और बेचना नहीं आता या बेचेंगे कैसे। सो मेरी जब जॉब भी हुई तो द फर्स्ट थिंग आई टेल देम दैट मैं सब जॉब कर लूँगा लेकिन मुझे सेल्स की जॉब नहीं देनी। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी जॉब ही सेल्स की है। और द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इन इंटरव्यू कि कितना डिपॉजिट लाएंगे ज्वाइनिंग पे। सो जो मेरे इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मैं मिलियंस में बात करूँगा, 5 मिलियन, 10 मिलियन। तो अब मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा जी 8-10 लाख रुपए ले आऊँगा और नौकरी तो देना। सो यहाँ से एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई है सेल्स की। तो आप अंडर प्रेशर थे उस वक्त? डेफिनेटली। उस वक्त क्या, टिल अराउंड 2015-16 मुझे ABC भी नहीं पता थी सेल्स की। अच्छा, यहाँ से कि आपको सेल्स करना ही पसंद नहीं थी और आप सेल्स की जॉब करना ही नहीं चाहते, वहाँ से स्टार्ट लेके और आज आप सेल लीडरशिप कोच हैं, तो इन बिटवीन कैसे आपने ये गैप फिल किया? मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ नहीं करना चाहता, मुझे अपनी ज़िंदगी में वही करना पड़ा है। सेल्स नहीं, कुछ भी जो भी मैंने लाइफ में कहा कि ये मुझे नहीं करना, मुझे इसको फेस नहीं करना, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, वही करना पड़ा। सो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे फिर मैं कहा जब मुझे सेल्स नहीं करनी और अब मुझे करनी पड़ रही है तो इसी में ही करियर को डेवलप किया जाए। फिर बीच में मैंने 1-2 साल ब्रेक लिया, फिर मैंने इसको सीखा। मेरे जो पीछे 2012 से लेके 16 तक जितनी मिस्टेक्स थी उसको करेक्ट किया, कोचेस को हायर किया, ट्रेनिंग्स ली और फिर एक लर्निंग की जर्नी शुरू की। अच्छा, आपने अपने लिए खुद भी कोच हायर किया? यस। सो एक्चुअली जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने सबसे पहले खुद कोच हायर किया और उसके बाद मैंने फिर कोचिंग की सर्टिफिकेशंस की, ट्रेनर बनने की सर्टिफिकेशंस की, पाकिस्तान में जो होती थी वो की, इंटरनेशनल की। सो इट्स अ होल लॉन्ग जर्नी जो मैंने फिर अपने आप इन्वेस्ट किया और सारा कुछ सीखा। तो उसके पीछे आपका एक सक्सेसफुल मतलब सेल का रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड था आपका? फेलियर्स ट्रैक रिकॉर्ड था, सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। वाई? नॉर्मली पीपल थिंक कि जो उन्होंने अचीव किया है या जो उनकी सक्सेसेस हैं उनको आगे सक्सेसफुल बनाती हैं, बट इन रियल लाइफ जो चीज़ आपके पास मिसिंग होती है लाइफ में, उस पर आप काम करते हैं तो देन आप एक स्टेप आगे जाते हैं। एक सर्टेन सक्सेस आपने अचीव कर ली या एक पॉइंट आपने अचीव कर लिया, उसके बाद जो मिसिंग है वो चीज़ आप फुलफिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अदरवाइज जो आपने सक्सेस अचीव की हुई है ना, आप वहाँ तक ही कंसिस्टेंट रहेंगे या वहाँ तक रुके रहेंगे। तो अब उससे आगे जाना है तो आपने ये देखना है कि मेरे पास गैप्स क्या हैं, मेरे पास वो कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने पूरी करनी है और मैंने एक स्टेप आगे जाना है। अच्छा जी, सक्सेस और फेलियर पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आजकल कोचिंग वर्ड है ये बड़ा बज़ वर्ड है, लाइफ कोच और मोटिवेशनल कोच और ब्ला ब्ला ब्ला। ये कोचिंग होती क्या है बेसिकली? अच्छा, ये भी एक बड़ा
वास्ट चैप्टर है। कि और मैंने सिर्फ मैथ की कोचिंग ली हुई है। और जब भी कोचिंग का फर्स्ट टाइम जब कोई सुनता है वो यही समझता है कि मैथ की कोचिंग है या किसी चीज की भी कोचिंग में जा मैथ और फिजिक्स की कोचिंग ही ली हुई है। सो पहली चीज यही है बेसिक। इसमें जब मैंने भी अभी कोचिंग की सर्टिफिकेशन नहीं की थी या मैंने कोचिंग के बारे में पढ़ा नहीं था या मुझे बताया नहीं गया था एक्चुअली कोचिंग होती क्या है। सो लोग इसको यही समझते हैं कि कोच जो होता है वो एक्सपर्ट होता है किसी चीज का, इसलिए वो कोचिंग कोच करता है कोची को। लेकिन जो एक्चुअल जो एक रियल में है सो कोच एक्सपर्ट नहीं होता। अच्छा, कोच ही एक्सपर्ट होता है। इट्स टोटली डिफरेंट। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है आप इसको फॉर अंडरस्टैंडिंग, मेंटोर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट का, अपनी फील्ड का, जिस पे वो गाइड करता है कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। वो इसलिए कर लो कि उसने ऑलरेडी किया हुआ है और उसमें वो उसने अचीव किया हुआ है। सो बेसिकली जो मेंटोरिंग है वो टोटली टेलिंग है। कोचिंग जो है इट्स टोटली आस्किंग। आपने कोची का पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करना है, एक वो पोटेंशियल जो उसको खुद भी नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, वो पोटेंशियल कैसे गेट करेगा अगर उसका अपना सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? किसका? कोची का। कोची का और द कोच का? I don't know, I'm very confused Yes. with both of these. मैं इसको आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जो कंफ्यूज है ना वो इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसको पता नहीं है। पहली चीज है, अब बेसिकली कोच क्या कर रहा होता है, दो पर्सपेक्टिव होते हैं चीज़ों के। एक ये होता है कि जो उसको प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया हुआ है, आप उसको सॉल्व करो और उसको भेज दो। तो वो क्या हुआ, ये इसी तरह ही है कि जो रीज़न है आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, लेकिन जो फ्रंट की चीज़ है आप उसको क्योर कर रहे हो। आफ्टर सर्टेन टाइम वही चीज़ दोबारा आ जाएगी अगर उसकी वो ट्रीटमेंट जारी नहीं रखता। सो कोच का काम ये होता है कि जो रीज़न है जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है उसको ख़त्म करना है। सो जो आपने कहा ना कि जिसको खुद नहीं पता, जो अनसक्सेसफुल हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यही जॉब है एक कोच की कि जो वो बोल रहा है उस पर बिलीव नहीं करना, जहां से वो बोल रहा है उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके अच्छा, ये बताएं कि एक बंदा जो है जब वो डिग्री ले चुका होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, अगर हम बिजनेस की बात करें, तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग, कोचिंग, ये वर्कशॉप्स, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? नौशीन, अगर आप मेरे से पूछे ना कि आपको इस टाइम पे किसी ट्रेनिंग की, कोचिंग की ज़रूरत है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत है। सो अगर हम इसी चीज़ को जो आपने क्वेश्चन किया उसके साथ रिलेट करें तो वो तो अभी बिल्कुल बिगनर है। आप जैसे जैसे जर्नी में जाते हैं, जैसे जैसे आप सीखते हैं, उतनी आपको और ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप ये समझते हैं कि लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैं पिछले 5 सालों से लोगों को कोच कर रहा हूँ एंड आई नो एवरीथिंग, तो इट मीन्स या तो मैंने वो कोचिंग प्रॉपर्ली नहीं की हुई या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लर्निंग का स्पेस तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो आपने पर्टिकुलरली ये सेल्स लीडरशिप कोचिंग का ही इंतखाब क्यों किया अपने लिए? अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी। बिजनेस एंड अदर थिंग्स, इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जब मैं सर्टिफिकेशंस कर रहा था कोचिंग की, ट्रेनिंग की, अब मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि जो मैंने अपनी जिस डोमेन में काम करूँगा या जो मैंने नीश पिक करनी है वो कौन सी होगी। और द फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड सेल्स, कि सेल्स में एक तो मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं लोगों का पेन है ये, सो वहाँ से मैं पैसे जनरेट कर सकूँगा। सो माइंडसेट क्या था, टेकिंग वाला, कि मैं यहाँ से पैसे जनरेट कर सकूँगा। आपको यहाँ पे गैप दिख रहा था जिसको आपने एग्जैक्टली, रादर देन कि ये माइंडसेट हो कि मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है या जो मेरे पास है वो देना है लोगों को। तो इट्स अ टोटली उस टाइम पे ये माइंड था। जब जर्नी स्टार्ट हुआ तो इस जर्नी से मुझे ये पता चला कि इट्स नॉट द टेकिंग, इट्स ऑलवेज गिविंग। आप जितना वैल्यू ऐड करते हैं, अब आप चाहे वो सेल्स में कर रहे हैं, अपनी कोचिंग बेच रहे हैं, कोच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट। प्रेजेंटली जो है वो सिर्फ सेल्स के ही इसको फोकस किए हैं कोचिंग के लिए? एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सेल्स कोच था। कि जी सेल्स की जो भी चीज़ होगी मैं वो सिखाऊंगा। सेल्स का जो भी डोमेन है, अगर वो एक बंदा इंश्योरेंस में काम कर रहा है सेल्स का, मैं उसको भी सिखाऊंगा, मैं इसको भी सिखाऊंगा, मैं इसको भी सिखाऊंगा।
इवन जैसे जैसे जर्नी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब आप जिस डोमेन में होते हो और आप सही काम कर रहे होते हो, इटसेल्फ आपका काम कहता है कि नाउ यू नीड इम्प्रूवमेंट, नाउ यू नीड दिस एजुकेशन, नाउ यू नीड दिस ट्रेनिंग। करते करते जर्नी में मुझे ये समझ आया कि फर्स्ट करें, आजकल अगर मैं रियल स्टेट में हूँ तो रियल स्टेट में भी पर्टिकुलरली एक चीज़ है सेल्स में, वो मुझे सिखानी है। उसमें मुझे थ्रू आउट सेल्स का मैं कभी एक्सपर्ट ही नहीं हो सकता। ओके, तो आजकल आप क्या सिखा रहे हैं रियल एस्टेट में? मैं ये सिखा रहा हूँ कि सेल्स करनी है सेल्स किए बगैर, बेचना है बेचे बगैर। वो कैसे? इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब आप मांगना शुरू कर देते हैं ना, लोग देते नहीं है। जब आप नहीं मांगते और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप उसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं, तो जो आप करवाना चाहते हैं वो हो जाता है। सो इस तरह से रियल एस्टेट में आप ये कैसे करवा सकते हैं? आप किसी को भी बताए बगैर कि आपने प्लॉट बेचना है और ये बोले बगैर कैसे आप बेचेंगे? नॉर्मली हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मुझे नौकरी मिल गई और उन्होंने कहा कि जी सेल्स की नौकरी है आपकी और आपने इन्वेंट्री बेचनी है, प्लॉट बेचना है, रियल एस्टेट बेचनी है। सही। अब मेरी एज अ ले मैन अप्रोच क्या होगी? मेरी अप्रोच ये होगी, मैं अपनी लिस्ट निकालूंगा, लोगों को कॉल करना शुरू कर दूंगा, मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप खरीद लें मेरे से। आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, विदाउट नोइंग कि वो बंदा इस टाइम पर किस मोड में है। माइट भी उसने 2 दिन पहले परचेजिंग की हुई। अब 10 साल 12 साल गुजर गए हैं, अब मेरी क्या अप्रोच होगी? अब मैंने रियल एस्टेट में जो भी काम शुरू किया है मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो सामने इंडिविजुअल बैठा हुआ है या जिसको मैं कॉल करूं, मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा राइट नाउ व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट। ओके। अबाउट फाइनेंसेस, करंट सिचुएशन, करंट पोजीशन, फिर उसके बाद रियल एस्टेट, और उसके बाद कि राइट नाउ ही इज रेडी और नॉट। द नॉर्मल सिंपल थिंग इज, पहले पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। अब यहां पर ना तो रियल एस्टेट है ना प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ। जब मैंने दोनों को माइनस कर दिया, मेरी सेलिंग ईजी हो जाएगी, बिकॉज पहले मैंने इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर लिया। नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है, वो ये होती है कि हमारा सारा फोकस ही प्रोडक्ट पे होता है, हमारा सारा फोकस ही अपने आप पे होता है। जब अपने आप से फोकस हट के दूसरे पे जाता है तो वो हो जाती है कि सेल्स विदाउट सेलिंग। अच्छा अदिल, जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है और इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू भी वही जनरेट कर रहा होता है जिससे सारी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री चल रही होती है। आप क्या समझते हैं कि उस डिपार्टमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाउ इट शुड लुक लाइक? आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन दिस थिंग। अभी थोड़ी देर पहले भी एक मीटिंग में बात चल रही थी कि 40 लोगों से 4 लोग बेहतर हैं। अच्छा। कि वो जो 4 लोग हैं ना, 40 लोगों के बराबर काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क्वालिटी। और जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं वो 4 से 40 बेहतर क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्या हो गया? आपके सेल्स के लोग। 4 इज नॉट अ नंबर, वो 40 भी हो सकते हैं, क्वालिटी। लेकिन जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं वो क्वांटिटी पे करें। सही। अच्छा, ये क्वालिटी या उनकी कैसे मेजर की जाती है? जब उनको आप ऑनबोर्ड करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑनबोर्ड करती है, तो वो कैसे मेजर करे कि इनमें ये क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव में होनी मस्ट है? नौशीन, द ओनली वन थिंग दैट इज, बंदा एक्शन ओरिएंटेड है या बातें करने वाला है। सिंपल। अगर वो एक्शन ओरिएंटेड है तो आप उसको जो भी सिखाएंगे वो सीखेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, यानी गो एंड गेट वाली। एग्जैक्टली। अगर वो सिर्फ टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, आई नो एवरीथिंग, इट मीन्स कि वो जितना मर्जी है मास्टर हो, वो कभी आपकी चीज़ों के साथ अलाइन ही नहीं होगा। आप उसको कहेंगे यार बेचना नहीं है, वो कहेगा आई नो, यू डोंट नो, रिजल्ट सिफर। सो दिस इज द ओनली थिंग। एक्शन ओरिएंटेड कितना है? आपने अक्सर वो सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस एंड दैट। एक चीज मिसिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या बुक्स में, वो द सीक्रेट में भी उसमें मूवी भी बनी है, लोग उस बुक को भी पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड वो उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते जो भी उन्होंने अचीव करना होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू? क्योंकि उसमें एक्शन मिसिंग है, बुक में भी मूवी में भी।
हाँ, वो सिर्फ ये है कि आप उसको या सोचते रहें और सोचते रहें, imagine मेडिटेट करते करते रहें एंड ऑल दैट. एक जो पार्ट है जो मिसिंग है, दैट इज एक्शन. रहें। ओके, मतलब आप चाहते हैं कि लोग ऐसे हों जो एक्शन ओरिएंटेड हों। यस. ठीक है। इसके अलावा क्या मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में उसके पुअर सेल की वजह बनती है? हमारा सारा जो हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं या हमारी जितनी एनर्जीज लग रही होती हैं ट्रेनिंग्स में, प्रोडक्ट पे लग रही होती हैं. लेट्स सपोज ABC सोसाइटी है, वो ये है, उसका डेवलपर ये है, उसका ओनर ये है, उसका प्लानर ये है, अमेनिटीज़ ये हैं, दिस एंड दैट. हमारा सारा फोकस ट्रेनिंग्स में उन पे होता है. हमने जो टीम हमने हायर की हुई है उनको ये नहीं बता रहे होते बात कैसे करनी है, एक्सट्रैक्शंस कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं. जो बंदा बोल रहा है आपने उस पर बिलीव नहीं करना, व्हाट एक्चुअली इज एट द बैकग्राउंड आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है कि जो बात वो कर रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों कर रहा है. इट्स कभी ये पॉसिबल नहीं है कि फर्ज करें मैं आपके पास कुछ चीज़ परचेज करने आया हूँ और मैं आपको सारी बात ट्रू बता दूँ. हमारे सेल्स के जो लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि यार ये बंदा जो आया है ये मेरे से सिर्फ असेसमेंट कराने आया हुआ है, एक मार्केट का एनालिसिस लेने आया हुआ है, या मेरे से खरीदेगा भी. सही. दूसरी चीज़ हमें ये नहीं पता होता कि राइट नाउ ये जो मेरे से सारी वर्किंग करा रहा है ये करंट मोमेंट का कस्टमर है या अगले 3 महीने बाद लेगा. ओवरसीज़ है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, माइट भी उसने 4 महीने बाद पाकिस्तान आना है और अभी से सारी वर्किंग उसने स्टार्ट की हुई और परचेजिंग पाकिस्तान में आके करेगा. हम सोच के ये बैठे हुए होते हैं कि ये कल परचेज कर लेगा परसों, जो कि होता नहीं है, जिससे हम सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं. सेल्स नहीं हो रही, मार्केट ख़राब एंड ऑल दैट. हमें बेसिकली वो स्ट्रैटेजीज चाहिए, वो प्रोसेस चाहिए जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें कि राइट नाउ जिस बंदे से, जिस प्रॉस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ वो किस मोमेंट में है. अच्छा, जब आप सेल कोचिंग करते हैं तो कितनी कोई स्ट्रैटेजीज हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं? अगर नौशीन इसको एक ईजी वर्ड्स में लें तो स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड. हम इसको वी गोना टॉक अबाउट इन अ वेरी सिंपल वे. सादा सी बात है, जो सिंपल स्टेप्स हैं. अभी मैंने आपको कहा एक्सट्रैक्शन करना. एक्सट्रैक्शन क्या है? सवाल करना, क्वेश्चंस करना. हमें वो सही टाइम पर सही क्वेश्चन करना आना चाहिए. ओके. हमें राइट टाइम पर राइट एक्शन करना चाहिए. लेट्स सपोज अगर आज मार्केट डिप में है, एवरीबडी इज टॉकिंग दैट मार्केट इज डाउन, मार्केट इज इन डिप. अब इस मार्केट में हमने काम कैसे करना है? द प्रॉब्लम इज कि हम गुड टाइम्स में भी गुड टाइम्स की तरह काम करना चाहते हैं और बैड टाइम्स में गुड टाइम्स की तरह काम करना चाहते हैं. हर टाइम की एक रिक्वायरमेंट है, हर टाइम की एक वे है काम करने का जो कि मिसिंग है. उसी को आप उसको लेने नाम, जब हम उस पर प्लानिंग करते हैं या रोड मैप बनाते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी. कि जी हमने आज फर्स्ट करें, स्ट्रैटेजी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं. आप सुबह आए, आपने ऑफिस स्टार्ट किया, कि अपना काम शुरू किया है, आपने शाम को क्या अचीव करके जाना है, पूरा दिन को जो ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर द होल डे. आज मैं अपना दिन कैसे गुजारूँ. अच्छा, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और उससे पहले आप शायद उनका रेवेन्यू और उनके अकाउंट्स वगैरह भी देखते होंगे, तो क्या चीज़ें कॉमनली आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों में, उनकी सेल टीम में, कि जिसकी वजह से वो डिक्लाइन में होते हैं, या अगर हम इसको वॉइस वर्सा ले लें, ग्रोथ में होते हैं? वो हर वो काम करना चाहते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और हर वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए. दैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम. हर कोई अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है, कोच को हायर करके, ट्रेनर को हायर करके वो चीज़ करना चाहता है, लेकिन जो उनको रोड मैप पाथ दिया जाता है वो उस पर काम नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता. फॉलो नहीं करता. अच्छा, ये रोड मैप और पाथ कौन कोच देता है? कोच उसको उस पॉइंट पे लेके जाता है जो उसको जहाँ पर लेके जाना चाहता है, उसी का पोटेंशियल अनलीश करके. आपने मतलब जो लोगों को ट्रेनिंग दी है अब तक, मतलब क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं कि वो मिसिंग है, जो उनमें अगर हों तो वो ज़्यादा अच्छे सेल्स कर सकते हैं? अगेन एक्शंस, एनर्जी नहीं है, सिंक नहीं है काम के साथ. अगर फर्ज करें एक बंदा है, उसके पास टोटल 4 लोग हैं, एक फ्रेश ही हायर हुआ है, 4 लोग हैं उसके पास और 4 लोगों ने उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया. सो उसने समझा कि सेल्स होती ही नहीं है, सेल्स गेम ठीक नहीं है, या मैं सेल्स कर नहीं सकता. उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि तुम सेल्स कर सकते हो, तुम्हारे पास जो प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है वो कम है. अच्छा जी, आपकी इस बात से तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी लाइफ कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन सेल्स.
यस अगर देखें, उनमें एनर्जी नहीं है एंड दे डोंट हैव अ एटीट्यूड ऑफ गो गेट। ये इसी तरह ही है कि जैसे आप किसी भी डिग्री में जाते हैं या आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जो लाइफ कोचिंग है वो एक चैप्टर है, बिहेवियरल कोचिंग इज वन चैप्टर, सेल्स पे कोचिंग एक डिफरेंट चैप्टर है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने एक सेल्स का कोच हायर किया जो कि मुझे हेल्प करेगा, वो आपकी लाइफ कोचिंग भी कर सकता है। हर किसी की अपनी डोमेन है। मैंने इसलिए स्टार्ट में आपको ये कहा था कि जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती है आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि अगर मैं सेल्स में ट्रेनिंग्स भी करा रहा हूँ तो सेल्स में भी लाइक इट्स 14-15 थिंग्स, चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में मैं एक चैप्टर पे अच्छा हूँ। ओके, मेरी जो ग्रिप है इस तरह ऐसे नहीं है कि अगर मैं सर्जन हूँ तो मैं हर तरह की सर्जरी कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम बात सेल्स की कर रहे हैं तो सेल्स करना एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है, आई थिंक सो, बट इट्स वेरी रेयर इन एवरीबॉडी। आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों में एनर्जी नहीं होती, गो गेट वाला एटीट्यूड नहीं होता, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? मेरे ख्याल से अभी हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो सेल्स। ओके, अगर तो आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूँ, या आप कह रहे हैं कि यार जो ये बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, आई एम सेलिंग, ओके, लेकिन आप इंटरनली ये सोच रही हैं कि यार ये जो बोल रहा है ये वो नहीं है, राइट? और ये जो 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 बताने की कोशिश कर रहा है इन एक्चुअल ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो क्या हुआ? यू आर सेलिंग टू मी। ये कुछ लोगों में होती है ना वो बाय बॉर्न कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो सेल्स भी इस तरह की कोई क्वालिटी हो सकती है? अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं ना, लेट्स सपोज, तो आप ये कहते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, और आप जो अचीव करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं और आप यू नो बाय बर्थ वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी क्वालिटी है जो बाय बर्थ आपके पास है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास नहीं है एक तरह से। सो सॉरी मैं आपको कट करूँ, आप क्वेश्चन करना चाहिए, जस्ट लेट मी कंप्लीट कि आपने जो करना है ना, अगर आप में, लेट्स सपोज आई वाज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन एक टाइम पर, लेकिन मेरे जब मैंने कोचिंग की सर्टिफिकेशन कर ली, ड्यूरिंग द कोचिंग सर्टिफिकेशन मैंने अपने आप से कहा कि मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए मुझे सुनना है, बोलना नहीं है। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की, सुनने की। एग्जैक्टली अब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार कुछ बोलो, तुम बोलते नहीं हो, और अक्सर हम 2-3 दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं तो लोग ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बोलता नहीं है। सो दैट कोचिंग से कोच से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत बोलते होंगे। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, इट्स नॉट टेलिंग, इट्स आस्किंग। ओके, अच्छा दिल सेल्स लीडरशिप कोच हैं आप, तो व्हाट इज लीडरशिप टू यू? आपकी क्या डेफिनेशन है लीडरशिप की? गिविंग, और आपने जो भी काम लेट्स सपोज करवाना है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एज वेल। फर्स्ट करें मैं एक सेल्स के बंदे को कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 5 लोग हैं तुम्हारे पूरे पूल में, उन 5 को 15 करना है, तो वो 5 को 15 करना मुझे भी पता हो कि वो कैसे करते हैं, या पता हो या मैंने ऑलरेडी किया हुआ हो। ठीक है। अच्छा जो आप अभी करंटली काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अगर पर्टिकुलरली रियल एस्टेट की बात की जाए तो इसमें जो है वो एक सेल एग्जीक्यूटिव का क्या पोटेंशियल है, वो कैसे इसको मैक्सिमाइज कर सकता है? रियल स्टेट में या ओवरऑल इंडस्ट्री में Real बहुत estate. पोटेंशियल है ओके, एक सेल्स के बंदे का। वाई? एक आपकी टीम है जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक है जो कि ऑपरेशंस में है, तो इस टाइम पर या किसी भी टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो पैसे जनरेट कर रहे होते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। न्यू ओल्ड वो बात की बात है, लेकिन आपके लिए सेल्स के लोग एसेट्स होते हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो ये टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे तो सारे सेल्स वाले रो रहे हैं। अगेन मैंने जैसे पहले कहा कि अप्रोच क्या है, जिसकी अप्रोच, अच्छा नॉर्मली जब कोरोना आया था तो उसमें भी सब कह रहे थे कि यार कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, सेल्स नहीं हो रही। मैं रियल स्टेट को सामने रख के बात कर रहा हूँ। उसी टाइम पर कुछ रियल स्टेट वाले ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया अपने करियर में जब से वो रियल स्टेट कर रहे हैं। सो हमने सिंपली ये देखना है कि उन्होंने क्यों ज़्यादा बिजनेस किया और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया। क्यों किया उन्होंने, मतलब आपका क्या टेक है इस पे? मेरा टेक ये है कि दे चेंज द स्ट्रैटेजीज, दे चेंज द प्रोसेस, दे चेंज द एक्शंस कि Okay. जो वो टाइम है उस टाइम में काम कैसे करना है। अच्छा, उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी लेके
उसको Exactly. अवेल कर लिया, और कुछ लोगों ने उसको क्राइसिस समझ के। अब क्राइसिस समझ के कैसे किया? अब जिसने अच्छा बिजनेस किया, द सिंपल थिंग इज कि वो घर से निकला, ऑफिस आके बैठ गया, और एक बंदा घर में ही बैठ के कह रहा है यार हालात बहुत खराब है, कोरोना की वजह से कारोबार नहीं चल रहा। वो अगर घर में बैठ के कह रहा है और एक ऑफिस में बैठ के आके कह रहा है, उसमें भी बहुत फर्क है। अच्छा, आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेल कोचिंग है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट विद एक्शंस। विद एक्शंस। ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिंक्ड हैं, और आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसको मजीद फ्लरिश और मजीद प्लान होना चाहिए? मेरे ख्याल से सारी चीज़ों, अगर हम रियल स्टेट की बात करें, रियल स्टेट में आपकी सारी चीज़ें वेल प्लान्ड, मैनेज्ड होनी चाहिए। स्टिल इट्स अ वेरी एक बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में इस चीज़ का। आप रियल स्टेट की भी बात कर लेना, नो बॉडी, नो स्ट्रक्चर, जो अभी तक एक तो है ना कि जो करंट एक सिचुएशन चल रही है उसमें चीज़ें खराब हुई। इटसेल्फ रियल स्टेट ने भी अपने आप को खराब किया है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक बिजनेस, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स। हमारा माइंडसेट रियल स्टेट में क्या बना हुआ है? हमने पैसे लगाने हैं, हमें प्रॉफिट होगा। हम स्टॉक्स में इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं? हम क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं सोचते हैं? आपने क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट किया है और आपने अपने पैसे लूज कर दिए, आप चले जाते हैं उनके पास कि नहीं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो दें, और फिर अगर आपको समझ आती है कि वो अगला बंदा रेडी हो गया प्रिंसिपल अमाउंट देने पे, तो मुझे प्रॉफिट भी दो, मुझे कंसर्न नहीं है कि मार्केट अप गई है डाउन गया है। सेम एक माइंडसेट स्टॉक्स में है। रियल स्टेट में हम ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज जो रियल स्टेट बेचने वाले हैं उन्होंने इस तरह का पैटर्न सेट कर दिया है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो नंबर वन, ये अनरियलिस्टिक है। डेफिनेटली आपको अभी हमें तो अपने इन्वेस्टर को एजुकेट करने की जरूरत है। लेट्स सपोज 24 लाख 25 लाख की फाइल है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी फुल पेमेंट वो है, टोटल पेमेंट, डाउन पेमेंट लेट्स सपोज उसकी 3 लाख 3.5 लाख रुपए है। अब वो इन्वेस्टर जो है 3.5 लाख रुपया देता है और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि महीने बाद 3.5 लाख के साथ मुझे 3.5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल? अच्छा दिल, मैंने कुछ वीडियोस भी आपके लिंक्डइन पर देखी, और खासकर आपकी वो वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी जिसमें आपने फेयर्स की बात की है। तो आपने अपने फेयर्स कैसे ओवरकम किए? विद कोलैबोरेशंस, विद टेकिंग द लेवरेज। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ या आई एम अफ्रेड ऑफ, सो मैंने कोलैबोरेशंस कर ली, मैंने उसको माइनस कर दिया। मैंने एक बिजनेस किया रियल एस्टेट का, फेल्ड, मैंने दोबारा करने की कोशिश नहीं की। जो कर रहे थे मैंने अपने आप को उनके साथ एंगेज कर लिया। ठीक है, यानी आपने इंडिविजुअली वो रिस्क नहीं लिया। या अच्छा, जिन लोगों को फेयर होता है कुछ भी करने का, फेयर, कोई रिस्क लेने का फेयर, बिजनेस भी एक रिस्क ही होता है, तो उनको भी आप कोचिंग देते हैं? यस। किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप? किस तरह से मोटिवेट करता हूँ मैं? मोटिवेशन मेरे ख्याल में शायद मेरी बुक्स में नहीं है। आई बिलीव ऑन स्ट्रैटेजीज, रोड मैप पे बिलीव करता हूँ, माइलस्टोन्स पे बिलीव करता हूँ। ये सिंपल इसी तरह ही है कि लेट्स सपोज अगर मुझे लाहौर जाना तो मुझे पूरा एक जर्नी पता होगा। मैं मोटरवे से जाऊँगा, जीटी रोड से जाऊँगा, मोटरवे से जाऊँगा, कौन कौन से स्टॉप ओवर्स आएंगे, मैं कहाँ पर स्टॉप करूँगा, कहाँ पर स्टॉप नहीं करूँगा। सो देयर इज़ अ होल जर्नी। कितने बजे पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा। ओवरनाइट तो फेयर ओवरकम नहीं हो सकता। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, अगर बात कोचिंग की करें तो जो ये खुद एक प्रोफेशन है, ये कितना सक्सेसफुल है इस वक्त पाकिस्तान में? इसका क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ है? स्ट्रगलिंग, इट्स स्ट्रगलिंग। अच्छा, वाई? क्योंकि पूरा पाकिस्तान ना एक्सपोर्ट से भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान समझदार लोगों से भरा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान की ये हालत है। एग्जैक्टली। और कोई भी मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी है कि यहाँ पर सबको सब पता है, सबको सब पता है, तो फिर जब सबको सब कुछ पता है तो कोचिंग, ट्रेनिंग, इसने स्ट्रगल करना है। अच्छा दी, लास्ट नॉट लीस्ट के आपका मेंटोर कौन है, आपका कोच कौन रहा? अ लॉट। मैंने इट ऑल डिपेंड्स कि जो लर्निंग वाला है, सीखने वाला है, उसका माइंडसेट क्या है। वो एक चलते फिरते बंदे से भी सीख सकता है। चेयर पे एक बंदा बैठ रहा है और उसको तमीज़ नहीं है तो वो उससे भी सीख सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सीखने वाले हैं या नहीं है। अगर तो आप उस माइंडसेट में कि आई नो एवरीथिंग, आई एम द एक्सपर्ट, तो खास कोई ऐसा नाम? मैं ये बता सकता हूँ मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मैंने अपनी जर्नी शुरू की कैसर अब्बास से। अच्छा, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम
कैसर अब्बास के ऑफिस में कॉल की, मुझे 1-to-1 सेशन चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सर्टन अमाउंट है, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, उस टाइम पे मेरे पास वो पैसे नहीं अच्छा थे। कैसे बॉस वही है, सॉरी आई इंटरप्ट यू, जिनको आपने हायर किया अपनी कोचिंग के लिए? उनको भी और उनसे पहले एक और भी कोच थे, उनको अच्छा भी हायर किया। सही है। सो मैं क्या, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, जब होंगे देखा जाएगा। फिर एक टाइम आया, मैंने उनसे कोचिंग भी ली, सर्टिफिकेशन भी की, और फिर उनकी टीम का पार्ट भी बना। एक बंदा जिसको मैं ड्रीम कर रहा हूँ मिलने के लिए 2016 में, तो कितना पे किया आपने उनको? मेरे ख्याल में जितना पे किया उससे ज़्यादा मैंने तो रिटर्न में अर्न कर आप लिया। खुद क्या चार्ज करते लोगों को सेशन देने का? मैं जब अपना करियर शुरू कर रहा था कोचिंग ट्रेनिंग में, सो हमारी अभी सर्टिफिकेशन चल रही थी, तो मैं जिस ग्रुप में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि मैं पर डे 250K चार्ज करूँगा, एंड एवरीबडी लाफ्ड एट मी बैडली। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है वो जो ट्रेनर है उसको 10 साल हो गए हैं और उसने 10 साल बाद इतना चार्ज करना शुरू किया है। यू आर स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस, सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, एंड यू आर सेइंग कि मैं 250K चार्ज करूँगा। इट्स अ माइंड थिंग। आप जिस चीज़ के बारे में जिस तरह सोचते हो, लेट्स सपोज उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम 25,000 से शुरू करो। अगर मैं 25,000 वही से स्टार्ट करता तो मुझे भी 10 साल चाहिए थे उस एक अमाउंट तक जाने के लिए, एंड आई क्लोज माई फर्स्ट असाइनमेंट इन 180K में। अच्छा बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है, कभी कभी हर मुझे भी लगता है कि ये जो कोचिंग और ये जो इस किस्म के सेशंस होते हैं ये भी सिर्फ एक बिजनेस करने का तरीका है। क्या यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी निकल के जाते हैं जो वाकई पर्टिकुलरली उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं? देखिए, कोचिंग ने कुछ नहीं करना होता। जैसे एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि डिग्री से कुछ नहीं होता, बाकी आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सीखना पड़ता है। हर चीज़ का रोल है। द ओनली थिंग इज कि आप किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बेटा दिल, डिग्री एक की तो होती है ना किसी भी फील्ड में जाने के लिए, वो की तो हमें लाजमी चाहिए होती है। जैसे मुझे मीडिया में आने के लिए मीडिया साइंस की डिग्री चाहिए थी, तो आपकी जो क्लासेस और सेशंस लोग लेके निकलते हैं, तो क्या उनका माइंडसेट इस काबिल होता है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ में इंटर हो जाए? अच्छा, पहले अपनी बात कर लेते हैं कि क्या आपका माइंडसेट था इतना कि आप दूसरों के माइंडसेट या जो भी चीज़ है उसको Change ठीक कर कर लें। देखिए जी, जब मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली ना, क्योंकि एक पूरे एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि मैंने इतना इसको प्रैक्टिस करना है और ये अचीव करना है, उसके बाद मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करने जाऊँगा कि Okay. अब अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आप हम्म। जैसे ही वो कॉलेज ख़त्म होता है, आपको सर्जरी के लिए नहीं भेज दिया जाता। पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक जर्नी है, पूरा एक प्रैक्टिस है जो आप करके जाते हैं। सेम केस विद कोचेज एंड ट्रेनर्स। हाँ, स्ट्रगल वो कर रहे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन की या एक किताब पढ़ी और अब उन्होंने कहा कि अच्छा, नॉर्मली उनका भी कसूर नहीं होता। जिस टाइम पे आप वो चीज़ कर रहे होते हैं ना, कोई कोर्स सुन रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, एनर्जी होती है। द वेरी नेक्स्ट डे आप कहते हैं आई एम एक्सपर्ट इन दिस थिंग, मैं ये कर लूँगा, मैं आजकल इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली आप काम नहीं कर रहे होते, आप उसको पढ़ रहे होते हो, फिर आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो। सो स्ट्रगल वो लोग करते हैं। जब मैंने इसको कंप्लीट किया, नशीन 1.5 साल मैंने फ्री सेशंस दिए। जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट होती थी, या रिक्वेस्ट कह लें, दैट इज़ द राइट वर्ड, मुझे आपकी टीम और फ्लोर चाहिए। 1.5 साल मैंने फ्री, चले 1 साल मैंने फ्री ट्रेनिंग्स कराई। उसके बाद जो मैंने आपको कहा कि जो मैंने अपनी पहली असाइनमेंट क्लोज की, वो इतनी अमाउंट पे की। वो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने यहाँ ख़त्म किया, मेरा माइंड सेट रेडी था, मैं इंटर हुआ, क्लोज। उसके पीछे अगेन वो जो एक वर्ड है जिसमें मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, दैट इज एक्शन। गिव मी थीम, गिव मी फ्लोर, दैट्स इट। और शुक्रिया भी अदा करके आता था। ओके, अगर कोई बंदा एक्शन भी लेता है फिर भी नाकाम हो जाता है, उसकी वजह क्या होती करेक्शंस, नीड करेक्शंस। समटाइम्स आप एनर्जी भी लगा रहे होते हो, एक्शंस भी ले रहे होते हो फिर भी रॉन्ग चीटिंग जगह पे। ये इसी तरह ही है। मैं मिसाल ये देता हूँ, लाहौर जाना है लेकिन जो डायरेक्शन है वो पेशावर की है, रोड मैप जो है पेशावर का है, माइलस्टोन्स पेशावर पहुंचने के हैं, गोल्स लिखा हुआ लाहौर है, जा पेशावर की तरफ रहे। एनर्जी भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, एफर्ट्स भी लग रही हैं, एक्सपेंस भी हो रहा है, लेकिन जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसके टोटली ऑपोजिट साइड पे चल रहे हो। ओके। अच्छा अदी, आप जो हैं स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट की ग्रोथ पार्टनर हैं, तो ये स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट की ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं आप? डेफिनेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको टॉप पे देखना चाहता हूँ।
मैं देखना चाहता हूँ डाउन द 5 year road दैट जो भी स्मार्ट हब से अपना घर बनवाए, कंस्ट्रक्शन तो हर कोई कर रहा है, वो प्रिविलेज समझे इसको। ठीक है, थैंक यू अदिति, थैंक यू जी, very much. बहुत शुक्रिया।